हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल स्टूडियो। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी भारतीय संविधान के भाग 1 के विषय में, जिसमें भारत संघ तथा उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो देसी रियासतें थीं उनके एकीकरण के विषय में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं देसी रियासतों के एकीकरण को। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वतंत्रता के पूर्व भारत की। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो भारतीय राज्य था उसको दो वर्गों में विभक्त किया गया था। एक था ब्रिटिश भारत, जो कि अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और दूसरी थी देसी रियासतें जिनमें स्वतंत्र शासक शासन करते थे। विभाजन के उपरांत भारत व पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र और पृथक राज्यों का निर्माण किया गया था, और जो देसी रियासतें थी उनके सामने तीन विकल्प रखे गए थे। पहला विकल्प ये था कि या तो वो भारत में सम्मिलित हो जाएं, दूसरा विकल्प ये था कि वो पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं, या फिर तीसरा विकल्प ये भी दिया गया था उनको कि वे स्वतंत्र रहें, यानी कि भारत और पाकिस्तान किसी में भी शामिल ना हो और स्वतंत्र रहें। तो आगे देखते हैं। जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे और लगभग पूरे भारत में 552 देसी रियासतें थीं, यानी कि जो अंग्रेजों के कंट्रोल में जो हिस्सा था उसमें 9 प्रांत आते थे, और जो 552 देसी रियासतें थीं यानी कि छोटी छोटी रियासतें थीं जिनमें स्वतंत्र शासक शासन करते थे, जिसमें से 549 जो रियासतें थीं वो भारत में आसानी से शामिल हो गई थी। लेकिन शेष 3 रियासतें जैसे कि जूनागढ़, हैदराबाद और जो जम्मू कश्मीर थी उसको भारत में विलय कराने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों, उसको देखते हैं। क्योंकि जो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें थीं उन्होंने स्वयं को भारत से और पाकिस्तान यानी कि दोनों से ही अलग रखने का फैसला किया था, यानी कि स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। बाद में क्या किया गया, बाद में जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को क्रमशः जनमत संग्रह यानी कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई जिसको ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था उसके जरिए, तथा जो जम्मू कश्मीर था उसको विलय पत्र के माध्यम से हस्ताक्षर करके भारत के साथ मिलाया गया। इसको अगर हम और डिटेल में पढ़ना चाहें तो हम आधुनिक भारतीय इतिहास के बाद जब हम स्वतंत्र भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको और डिटेल से देखेंगे। आगे हम बात करते हैं कि जो हमारा मूल संविधान था उसमें भारतीय संघ के राज्यों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया था। तो 1949 के मूल संविधान में भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र था उसको 4 प्रकार के राज्यों में बांटा गया था, यानी कि जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान का भाग 1 हमें राज्य और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताता है। तो उसी में 1949 का जो मूल संविधान था उसमें जो राज्य थे भारत के उनको 4 भागों में बांटा गया था। एक थे भाग का के राज्य, दूसरे थे भाग खा के राज्य, तीसरे थे भाग गा के राज्य और चौथे थे भाग घा के राज्य। अब बात करते हैं कि इनमें कौन कौन से राज्यों को रखा गया था। तो सबसे पहले बात करेंगे भाग का के राज्यों की। तो भाग का के जो राज्य थे उसमें वे सभी राज्य शामिल किए गए थे जिन्हें 1935 के भारत शासन अधिनियम में प्रांत कहा गया था, यानी कि अंग्रेजों ने 1935 का जो अधिनियम भारत पे लागू किया था उसमें जिन जिन एरिया को प्रांत कहा गया था उन सारे प्रांतों को भाग खा के राज्यों में रखा गया था। अर्थात ब्रिटिश भारत में जहां गवर्नर का शासन था जैसे कि असम, बिहार, मुंबई, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत और पश्चिम बंगाल, ये सारे भाग का के राज्य थे। आगे बात करते हैं भाग खा के राज्यों की। तो भाग खा के राज्यों की बात करें तो इसमें बड़े आकार की जो देसी रियासतें थीं उनको रखा गया था, जैसे कि हैदराबाद है, मैसूर है और जम्मू कश्मीर है। इसके अलावा मध्य भारत, पटियाला और पूर्वी पंजाब, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर, कोचीन और विंध्य प्रदेश, ये जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उनको भाग खा के राज्यों में रखा गया था। आगे बात करते हैं भाग गा के राज्यों की। तो भाग गा के जो राज्य थे उनमें ऐसे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन तथा कुछ शाही शासन वाले क्षेत्र थे, यानी कि कुछ तो ब्रिटिश भारत का जो मुख्य आयोग था उसके अंतर्गत शासित थे, और कुछ जो क्षेत्र थे उनमें कुछ शाही शासन यानी कि छोटी छोटी रियासतें थी तो उनको इसमें रखा गया था, जैसे कि अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूच बिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपुर, त्रिपुरा आदि, ये छोटी छोटी रियासतें थी। और कुछ एरिया ऐसे थे जो मुख्य आयुक्त के शासन के अंतर्गत आते थे, तो उनको भाग गा के राज्यों में रखा गया था। अब आगे बात करते हैं भाग घा के राज्यों की। तो जो भाग घा के राज्यों का निर्माण था वो विदेशों से अर्जित राज्य क्षेत्रों के लिए किया गया था, यानी कि विदेशों से जो हमने क्षेत्र प्राप्त किया है उसके लिए भाग घा की जो कैटेगरी थी उसको निर्मित किया गया था। आरंभ में इसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को उसकी भौगोलिक एवं सांस्कृतिक स्थिति के कारण शामिल किया गया था।
यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि अर्जित यानी कि अभी हमने ऊपर देखा कि विदेश से जो अर्जित क्षेत्र थे उनको इस भाग में रखा गया था। तो यहाँ पर अर्जित से जो अभिप्राय है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विधि के अनुसार कोई भी जो क्षेत्र है उसको अर्जित किया गया हो। अब बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए आयोग कई बार निर्मित हुए, यानी कि कई सारे आयोगों का निर्माण किया गया, तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की सलाह पर, यानी कि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट थी वो 1955 में सरकार को सौंपी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर संसद ने 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से, यानी कि उसके अनुसरण में, यानी कि जो रिपोर्ट उन्होंने सौंपी थी उसके आधार पर जो 7वां संविधान संशोधन था उसको पारित किया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के माध्यम से भारत का जो संपूर्ण राज्य क्षेत्र था उसको 2 वर्गों में विभाजित कर दिया। इसमें पहले क्या किया गया था, पहला तो राज्य थे यानी कि राज्यों में विभाजित किया गया था और दूसरे थे संघ राज्य क्षेत्र जिनको हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इनको डिटेल में देखते हैं। तो संघ राज्य क्षेत्र में आमतौर पर वही राज्य शामिल किए गए थे जो पहले भाग का और घा के राज्यों में सम्मिलित थे, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इनको संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत रखा गया था। आगे चलकर इनमें से कुछ राज्यों को राज्य का दर्जा दे दिया गया, जबकि विदेशों से अर्जित कुछ राज्यों को जैसे कि पांडिचेरी, दमन द्वीप, दादर और नगर हवेली तथा कुछ अन्य क्षेत्रों को जैसे कि चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में शामिल किया गया। यानी कि पहले जो संघ राज्य क्षेत्र की सूची में शामिल किए गए थे उनमें से कुछ को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया और बाद में आगे चलकर विदेशों से जो कुछ राज्य अर्जित किए गए थे उनको संघ राज्य क्षेत्रों में शामिल किया गया था। वर्तमान में कुल 9 संघ राज्य क्षेत्र हैं जो कि इसमें शामिल हैं और इस प्रकार दिल्ली, चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख ये वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो हैं। आगे बात करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करें तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे धर आयोग को, जिसकी स्थापना या जिसका गठन 1948 में किया गया था। जून 1948 में भारत सरकार द्वारा एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। दिसंबर 1948 में आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उसने राज्यों के पुनर्गठन का जो आधार था वो भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन हो इस बात को इसने सिरे से नकार दिया। इसके बाद एक समिति बनाई गई जो कि थी जेबीपी समिति। जेबीपी समिति को देखते हैं। तो धर आयोग की जो सिफारिशें थी उनको राज्य पुनर्गठन का जो विवाद था उससे और ज्यादा गहरा गया, यानी कि धर आयोग ने जो अपनी सिफारिशें दी कि भाषा के आधार पर नया राज्य नहीं बनाया जाना चाहिए, तो उससे क्या हुआ, जो राज्य निर्मित यानी कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित जो विवाद था वो और ज्यादा बढ़ गया और दिसंबर 1948 में एक समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित की गई, जिसे जेबीपी समिति कहते हैं। समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी। इसमें भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था कि देश अभी अभी आजाद हुआ है और इस तरह भाषा के आधार पर हमें उसे नहीं बांटना चाहिए। ऐसी जो क्या बोलते हैं, ऐसे जो प्रस्ताव थे वो इस समिति ने दिए। अब इसी बीच में होता है भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण। तो वो कैसे होता है उसे देखते हैं। तो भाषाई आधार पर राज्य निर्माण की जो मांग थी उसको अस्वीकार करने के कारण मद्रास में आंदोलन ने तीव्रतम रूप ले लिया, क्योंकि मद्रास में भाषा के आधार पर राज्य गठन को लेकर आंदोलन चल रहा था और जब दोनों ही समिति यानी कि एस के धर आयोग और जो जेबीपी समिति थी उन दोनों ने ही भाषा के आधार पर नवीन राज्य के निर्माण को अपनी मंजूरी नहीं दी, यानी कि मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए, तो जो मद्रास में आंदोलन चल रहा था उसने और ज्यादा तीव्र रूप ले लिया। भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग के लिए 1953 में भूख हड़ताल के कारण कांग्रेसी नेता पोट्टी श्रीरामुलु का निधन हो गया, यानी कि ये भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश नामक एक नए राज्य की मांग कर रहे थे और उसमें भूख हड़ताल के कारण इनकी मौत हो जाती है। इनके निधन के कारण आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए मद्रास को भाषाई आधार पर विभाजित करके तेलुगु भाषी पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाता है। इसके बाद वो स्थापना यानी कि गठन करते हैं फजल अली आयोग का। दिसंबर 1953 में सरकार के द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया जाता है। इसमें 2 अन्य भी सदस्य होते हैं, एक थे के.एम. पणिक्कर और दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है लेकिन एक भाषा यानी कि हर भाषा के लिए हर एक अलग राज्य हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 2 वर्ष तक गहन चिंतन और अनुसंधान करने
करने के बाद निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले। तो पहले उन निष्कर्षों को देख लेते हैं कि जो आयोग ने निष्कर्ष निकाले। तो पहला क्या था कि केवल भाषा और संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि राज्यों का गठन या राज्यों को बनाने का जो क्राइटेरिया है वो भाषा और संस्कृति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, वित्तीय और जो प्रशासनिक कुशलता है उसको प्रमुखता मिलनी चाहिए। दूसरा ये कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन तर्कता भी व्यवहारिक नहीं है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वैसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी राज्य बनाना प्राय संभव नहीं है जो कि पूर्णतः एक भाषी हो, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर राज्य में या हर एरिया में एक ही भाषा को बोलने वाले लोग रहते हों। अब इनके जो निष्कर्ष थे उसमें देखते हैं कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि एक ही भाषा के जो एरिया है उसमें एक राज्य बना दिया जाए, क्योंकि एक भाषा को बोलने वाले सभी व्यक्ति भौगोलिक रूप से इस तरह इकट्ठे नहीं रहते कि उस स्थान को राज्य बनाया जा सके। और दूसरा, एक भाषा का अधिक प्रयोग करने वाले क्षेत्र में भी कुछ जनसंख्या ऐसी जरूर होती है जो किसी अन्य भाषा का प्रयोग करती है, यानी कि अगर किसी एरिया में किसी एक खास भाषा को बोलने वालों की संख्या ज्यादा भी है, तब भी उस एरिया में कुछ संख्या में ऐसी जनसंख्या जरूर होगी जो कि किसी अन्य भाषा को बोलती है। इस कारण अधिकांश क्षेत्र क्या होगा, मिश्रित भाषा का क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि एक भाषा का नहीं हुआ, एक से ज्यादा भाषाओं का क्षेत्र हो गया। इसके अलावा किन्हीं दो भाषाई क्षेत्रों के मध्य में एक ऐसा क्षेत्र जरूर पड़ता है जहां दोनों भाषाओं के प्रयोग करने वाले मिश्रित रूप से रहते हैं, यानी कि वो दोनों ही भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। अतः ऐसे स्थानों को एक भाषी राज्य के तर्क के अनुसार बांटना असंभव है, यानी कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया ही नहीं जा सकता। तब भी यदि किसी स्थान पर रहने वाली जो जनसंख्या है उसका 70% या अधिक भाग, यानी कि 70% या फिर उससे अधिक भाग एक ही भाषा का प्रयोग करता हो, तो उसे एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है। किंतु यदि किसी क्षेत्र में दूसरी भाषा बोलने वाले या भाषाई अल्पसंख्यक जनसंख्या के 30% से अधिक हो, तो उस राज्य को एक भाषी राज्य के रूप में पुनर्गठित करने के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए। यानी कि अगर 70% से अधिक है तो उसे एक भाषा के रूप में पुनर्गठित किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एरिया में किसी दूसरी भाषा को बोलने वाले लोग भी 30% से ज्यादा हैं, तो वो जो राज्य है उसको एक भाषा के आधार पर ना देखकर, बल्कि जो पूरा प्रशासनिक सुविधा या जो और सुविधाएं हैं उनके अनुसार पुनर्गठित करना चाहिए और उसे द्विभाषी राज्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। इसके अलावा यही जो फॉर्मूला है उसको जिला स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए। राज्यों का जो वर्गीकरण था भाग का, ख, गा और घा में करने की आवश्यकता नहीं है, सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल किया जाना चाहिए। यानी कि इस आयोग की एक सिफारिश ये भी थी कि जो राज्यों का वर्गीकरण संविधान में किया गया है भाग का, ख, घा में, तो उसको हटा देना चाहिए और सभी राज्यों को एक ही सूची में शामिल कर लिया जाना चाहिए। आयोग ने उपरोक्त आधारों पर भारत सरकार को राज्य पुनर्गठन की विस्तृत योजना अपनी सौंप दी, जिसमें भाषाई राज्य को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि अगर 70% से ऊपर है तो आप गठन की सोच सकते हैं। यहाँ पर एक नोट देख लेते हैं कि जो आयोग था उसने मुंबई और पंजाब को भाषाई आधार पर बांटने का विरोध किया था और इन्हें द्विभाषी राज्यों के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया था, लेकिन आयोग ने कुल 16 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी और विदर्भ तथा हैदराबाद भी इसमें शामिल थे, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया था। यानी कि आयोग जो था जिसने ये पूरे राज्य पुनर्गठन की जो पूरी योजना थी वो सरकार को सौंपी थी, तो उसने कुल 16 राज्यों के निर्माण की बात करी थी और इसमें विदर्भ और हैदराबाद राज्य भी शामिल थे, जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया और भारत सरकार ने क्या किया, बाद में अलग तरह के राज्य बनाए थे। इसके अलावा इसमें 3 संघ राज्य क्षेत्रों, यानी कि इन 16 राज्यों के साथ साथ 3 संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार की भी अनुशंसा की गई थी कि 16 राज्य होने चाहिए और 3 संघ शासित प्रदेश हैं वो होने चाहिए, जिसमें दिल्ली, मणिपुर तथा अंडमान निकोबार को रखा गया था। जबकि केंद्र सरकार ने 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया था, यानी कि जो आयोग था उसने 3 की अनुशंसा की थी लेकिन केंद्र ने 6 बनाए थे। इस तरह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। यानी कुल मिलाकर ये सरकार का ही फैसला था, क्योंकि आयोग ने क्या किया था, आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की अपनी अनुशंसा दी थी। अब भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जब भारत आजाद हुआ तब भारत के नक्शे पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा जैसे राज्य नहीं थे। तब इन्हें अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए सेंट्रल प्रोविंस, जिसे वर्तमान में मध्य प्रदेश कहते हैं, यूनाइटेड प्रोविंस जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से जानते हैं, इसके अलावा बॉम्बे प्रोविंस, सेंट्रल इंडिया, मद्रास प्रेसिडेंसी स्टेट आदि हुआ करते थे। इसके अलावा के बाद भारत में मैसूर, पंजाब, मद्रास, बॉम्बे, उड़ीसा, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, असम तथा राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य भी थे। अब बात करते हैं संघ शासित प्रदेशों की, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लंकादीप, मिनिकॉय और अमिंडी द्वीप समूह आदि जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो शामिल थे। वर्तमान में जो भारत में राज्यों की संख्या है वो 28 है और जो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है वो 9 है।
इस तरह हमने आज के वीडियो में भारत में जो देशी रियासतें थीं उनके एकीकरण, साथ ही साथ जो राज्य पुनर्गठन आयोग थे उनके विषय में, और राज्य पुनर्गठन आयोग के जो सिफारिशें थी उनके आधार पर भारत सरकार ने कितने राज्य तथा कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया वो देखा। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत के जो भी राज्य हैं उनका निर्माण कब कब और कैसे हुआ। अगर आप इसी तरह डिटेल में मेरे साथ पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।